भारतीय अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और आज भारतीय अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर का बहुत रोल बढ़ गया है। उसका कंट्रीब्यूशन भी, उसकी भागीदारी भी बहुत अधिक होती जा रही है। उसमें एम्प्लॉयमेंट आज ऑलमोस्ट उतना ही पैदा हो रहा है जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसीलिए अब एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स की पूरा रूप परिवर्तित हो गया है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं व्हाई इज एम्प्लॉय वेलफेयर इम्पोर्टेंट स्पेशली इन इंडिया। उसके क्या क्या कारण हैं, एम्प्लॉय मिक्स क्या है, एम्प्लॉय की एज क्या है, जेनरेशंस क्या हैं, ब्लेंड क्या है। तो इन सबको जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री से इसके साथ साथ चलना पड़ेगा। पहले रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट होता था। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और इट्स रूल्स 1950। उसमें एक क्लॉज थी, कहीं 500 एम्प्लॉय थे, कहीं 1000 एम्प्लॉय थे। स्टार्टिंग में 2500 एम्प्लॉय थे, क्योंकि उस टाइम में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत होते थे। ऑटोमेशन नहीं था, मॉडर्नाइजेशन नहीं था, मैनुअल प्रोसेस होती थी बड़े बड़े कारखानों में, अनस्किल्ड लेबर बहुत काम करती थी। लेकिन अब रूप बदल गया है। अब इसके लिए हमें कुछ नई स्कीम जाननी होंगी और नए पैरामीटर्स। और इसके साथ साथ एक बात और हो गई है, भारत अब अकेला कोई ऐसा आइसोलेशन में वेलफेयर स्कीम्स नहीं चला सकता, क्योंकि जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तब से होल वर्ल्ड एक स्मॉल विलेज में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए एम्प्लॉय एक राज्य से या एक स्टेट से, एक राष्ट्र से दूसरी जगह जाकर काम कर रहे हैं। इसीलिए अब हमको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर वेलफेयर स्कीम्स को देखना, समझना और लागू करना होगा। इसीलिए जो पुराना लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स का प्रावधान है वह अब शायद छोटा पड़ने लगा है। पहले नंबर ऑफ वर्कर्स एज पर स्टेट रूल्स डिफाइन होते थे, तो वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होता था। एम्प्लॉय ऑफिसर, लेबर वेलफेयर ऑफिसर का जॉब सिक्योर्ड होता था और उसका सैलरी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करती थी, वह फैक्ट्री एक्ट में डिफाइन होता था। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी डिस्क्राइब्ड है, आज भी डिस्क्राइब्ड है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वही लागू होती है, वही सिस्टम है। उसके अतिरिक्त वेलफेयर एक्टिविटीज डिफाइन अंडर द एक्ट होती थी कि आपको ये काम मिनिमम करने ही होंगे, लेकिन अब उतनों से काम चलता नहीं। उसके विशेष कारण हैं। इसका अब नया नॉमेनक्लेचर आ गया है। लोग अब वेलफेयर ऑफिसर नहीं बोलते, वेलफेयर स्कीम्स नहीं बोलते, अब लोग बोलते हैं एम्प्लॉय वेलनेस स्कीम्स, कि मैं अपने एम्प्लॉय का भला कैसे कर सकता हूं। कुछ लोग बोलते हैं एम्प्लॉय वेलबींग इनिशिएटिव्स। कुछ लोग बोलने लगे एम्प्लॉय रिटेंशन स्कीम, क्योंकि अब एम्प्लॉय का स्किल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में, कि उनको रिटेन करना मुश्किल हो रहा है। उनकी डिमांड ज्यादा है और उनकी स्किल मार्केट में अवेलेबिलिटी जो हमें चाहिए वो कम है। इसीलिए अब एम्प्लॉय रिटेंशन स्कीम से नाम से भी लोग इसे पुकारने लगे हैं। लेकिन इसके कुछ डायमेंशंस हैं। यह किन किन डायमेंशंस पर लागू की जा सकती है एम्प्लॉय वेलबीइंग या एम्प्लॉय वेलफेयर? नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 इमोशनल, नंबर 3 फाइनेंशियल, नंबर 4 सोशल, नंबर 5 ऑक्यूपेशनल, नंबर 5 उसका पर्पज क्या है, नंबर 6 इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है और एनवायरमेंटल नीड क्या है। तो इन डायमेंशंस को किसी भी वेलबीइंग या एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम को बनाने से पहले समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए उसके लिए अब एम्प्लॉय वेलफेयर क्या है, इसके मायने बदल गए हैं। अब नया मीनिंग जो मैं समझता हूं वो जानना आवश्यक है। एम्प्लॉय वेलफेयर टर्म्स दैट encompasses the broad range of benefits and services that an employer may offer to its employee। अब वो केवल फैक्ट्री एक्ट के तहत या स्टेट रूल्स के तहत जो एम्प्लॉय वेलफेयर की बातें या लेबर वेलफेयर की बातें की जाती हैं वहां तक सीमित नहीं है, उससे बहुत आगे है। इसके मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें डेंटल इंश्योरेंस है, विजन इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, 401k प्लान्स हैं, ये इंटरनेशनल
एम्प्लॉय के लिए लागू हुए थे, लेकिन अब सबके लिए लागू हो गए हैं। इनकी अभी डिटेल में बात करते हैं। पेड टाइम ऑफ्स हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर कैन ऑल्सो इंक्लूड द थिंग्स लाइक ऑन साइट डे केयर प्लान्स, फिटनेस सेंटर्स एंड सब्सिडाइज्ड मील्स एक्सेट्रा। इसका एक और भी रीजन है। पहले फीमेल और मेल का रेशो बहुत कम था। अब जब से मेल एम्प्लॉयज का रेशो बढ़ने लगा है तो एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स या एम्प्लॉय वेलबीइंग स्कीम्स भी बदल गई हैं। उनको उतनी ही तेजी से बदलना आवश्यक है। अभी मैं बात कर रहा था व्हाट इज 401k प्लान्स। इट इज डिफाइंड contribution plan, which means it is completely up to the will of the employee। क्योंकि आज एम्प्लॉय की सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई है। पीएफ और या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, एम्प्लॉय पेंशन और सुपर एन्युएशन में लिमिटेड है। उनमें आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले प्रोविडेंट फंड में केवल 12% था, अब आप अपनी मर्जी से जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर अलाउ करते हैं, कुछ लोग 30% तक कटाते हैं, कुछ लोग सुपरएन्युएशन बढ़ाते हैं, कुछ और इस तरह के फंड जनरेट करते हैं जहां हायर रिटर्न्स मिलती हैं, सिक्योरिटी 100% गारंटीड है और उसकी सेफ्टी गारंटीड है। तो इसीलिए ये स्कीम्स बहुत पॉपुलर होती जा रही हैं ताकि एम्प्लॉय अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से इस तरह के पैसों में इन्वेस्ट कर सके, ताकि उसका जो सोशल सिक्योरिटी मनी है या रिटायरमेंट प्लान्स हैं वो कंप्लीटली सिक्योर रह सके। अब हम बात करते हैं कि कुछ उदाहरणों के साथ कि जैसे मैं अभी बात कर रहा था, कुछ एम्प्लॉयज जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काम करते हैं उनके लिए अभी एम्प्लॉय वेलनेस के तहत माइंडफुलनेस के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कहीं योगा मेडिटेशन के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कुछ अपने यहाँ जिम बनाकर रखते हैं ताकि एम्प्लॉय बीच बीच में स्ट्रेस रिमूवल के लिए वहां जाकर कुछ अपने एक्टिविटीज या एक्सरसाइज कर सकें। तो अब एम्प्लॉय के ऊपर जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है उतनी एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स भी बढ़ती जा रही हैं। कहीं कहीं हायर एजुकेशन के लिए, डिग्रीज और कोर्सेज करने के लिए छुट्टियां दी जाने लगी हैं। सबैटिकल लीव एक आज की डेट में एक बड़ा एम्प्लॉय वेलनेस का पैमाना बनता जा रहा है। कुछ लोग लोन देते हैं, कुछ लोग अपनी तरफ से अपने एम्प्लॉयज को हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करते हैं, उनसे कुछ समय के लिए बॉन्ड भरते हैं। तो बहुत सारे तरीके अब इंटरनेशनल लेवल से आ गए हैं। अब आज हार्वर्ड में जाना, वहां से कोई भी मैनेजमेंट कोर्स करना मुश्किल नहीं रहा है। उसके कुछ उदाहरण मैं दूंगा। आज सबसे ज्यादा जो चोर है, क्योंकि फीमेल एम्प्लॉय बढ़ती जा रही हैं, वो है मैटरनिटी बेनिफिट्स पर। आज मैटरनिटी लीव जो एक्ट में तो बढ़ती जा रही हैं, अब तो लोग पैटर्निटी भी देने लगे हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। मैं इसमें कुछ जो मेजर इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं उनके कुछ उदाहरण आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे 75% रिएम्बर्समेंट ऑफ IVF ट्रीटमेंट कॉस्ट आजकल देने लगे हैं, क्योंकि जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो देर से शादी करती हैं और यह इशू बड़ा होता जा रहा है। दूसरा है आउट स्टेशन ट्रेवल बेनिफिट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये एक स्कीम में जोड़ दिया जा रहा है। डेली ऑफिस कम्युनिटी रिएम्बर्समेंट लास्ट टेरिमिस्टर, हाइब्रिड वर्क कल्चर, पोस्ट चिल्ड्रन मैटरनिटी बेनिफिट्स, 26 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव ऑल्सो टू बी गिवन फॉर द एडॉप्शन एंड सरोगेसी। अब केवल चाइल्ड बर्थ पर ही नहीं, वह एडॉप्शन और सरोगेसी में भी अलाउ किया गया है। अप टू ₹1.25 लाख एक्सपेंसेस रिएम्बर्समेंट थ्रू स्पेशल सैंक्शन। इसके अतिरिक्त 6 मंथ फ्लैक्सी वर्क विद लाइन मैनेजर अप्रूवल, आप अपने लाइन मैनेजर से अप्रूव करा करके आप फ्लैक्सी वर्क में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक नया जोड़ा गया है 24 मंथ्स सपोर्ट टू द वर्क ऑन हाइब्रिड मॉडल विद लाइन विद द मैनेजर अप्रूवल, क्योंकि उसके साथ जिसके साथ आप कर रहे हैं उसका अप्रूवल बहुत जरूरी है। कुछ नई स्कीमें बेबीज के लिए आई हैं। बेबी केयर अलाउंस ऑफ ₹5,000 पर मंथ अप टू 2 years,
कुछ लोगों ने अपने यहाँ किया है वर्क रिलेटेड ओवरनाइट डोमेस्टिक ट्रेवल, वर्कमैन एम्प्लॉय कैन या वुमेन एम्प्लॉय कैन ट्रेवल विद चाइल्ड अप टू 2 years एज along with द केयर गिवर। तो ये कुछ नई स्कीम्स ऐसी जोड़ती जा रही हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स के साथ, ताकि मैक्सिमम फीमेल एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट किया जा सके। ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, इसके अतिरिक्त बहुत नई चीजें आ गई हैं। कभी व्हाट आर द एम्प्लॉय वेल बीइंग और वेलफेयर स्कीम्स, उस पर बात करेंगे, तब उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। आज तो हम इसकी इंपॉर्टेंस पर बात कर रहे हैं। अब उसके लिए, इतना सब कुछ करने के लिए व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी वेलफेयर मेजर लाने के लिए हमें एम्प्लॉय मिक्स जानना जरूरी है कि मेरे यहाँ एम्प्लॉय मिक्स कैसा है। उसके लिए हमें कुछ चीजें समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट जनरेशंस इन द वर्क प्लेस। मेरे वर्क प्लेस में जेन जेड कितना है? जेन जेड का मतलब है जिनका बर्थ 1995 के बाद या 2012 से पहले हुआ है, क्योंकि इनकी नीड, इनका थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है। ये आज इसको अलग से मैंने एक वीडियो बनाया, यदि आप जनरेशंस को समझना चाहते हैं, नीड ऑफ जनरेशंस, उसको अलग से देखिएगा। दूसरा, मिलेनियल्स, जिनका बर्थ 1990 और 1994 के बीच का है, उनकी नीड, उनका थिंकिंग पैटर्न, उनका वर्किंग स्टाइल तीनों अलग है। तो उनको वेलफेयर कुछ अलग तरह का चाहिए, क्योंकि वेलफेयर में भी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो एम्प्लॉय की जो वेलफेयर नीड है वो चेंज होती जाती है। अब जनरेशन एक्स, जिनका जन्म 1965 से 1979 तक है, क्योंकि ये लोग अब रिटायरमेंट के वर्ष पर आ गए हैं, तो इनकी नीड कुछ और है, इनका थिंकिंग पैटर्न और है, इनकी वर्किंग स्टाइल कुछ और है, इनका एम्प्लॉय वैल्यू सिस्टम कुछ और है, इनकी अपने सोशल वैल्यूज और बिलीव कुछ और हैं। तो इनको समझना। और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ओनर्स या और जिनमें रिटायरमेंट की एज नहीं है, वहां अभी कहीं कहीं बेबी बूमर्स भी देखने को मिलते हैं जिनका बर्थ 1946 के बाद और 1964 से पहले का है। तो ये कुछ डिफरेंट जनरेशन एक साथ काम करती हैं। अब जहां बेबी बूमर्स को जेन जेड के साथ काम करना पड़ रहा है, तो दोनों में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। दोनों की एम्प्लॉय वेलफेयर नीड्स बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इस ब्रांड को जानना अलग है। नंबर 2, इसके लिए अभी साइलेंट जनरेशंस की भी बात कर लेते हैं, कहीं कहीं देखने को मिलती है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अब नहीं मिल रही है। अब इनके जनरेशंस के जो बेस्ट वर्क ट्रेड्स हैं उनको बात करते हैं। बेबी बूमर्स ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एंजॉय मेंटरिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग इनकी वर्क एथिक्स होती हैं। क्योंकि आज किसी को सलाह देना या काउंसलिंग करना अच्छा नहीं लगता, अब इनका नाम बदलकर एम्प्लॉय मेंटरिंग होता जा रहा है। कोचिंग एंड मेंटरिंग इज ए पॉपुलर टर्म। दूसरा है जो जेन एक्स है, ये इंडिपेंडेंट, इनोवेटिव, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ये जो अपनी बात कहते हैं बिल्कुल साफ तरीके से कहते हैं। तीसरा, मिलेनियल्स, ये टेक सेवी हैं, कोलैबोरेटिव हैं, फोकस्ड ऑन द ग्रेटर गुड हैं। लेकिन जो नंबर अब बढ़ता जा रहा है, जो नई स्किल सेट के साथ आ रहे हैं, वो हैं जेन जेड। ये डिजिटली फ्लुएंट, प्रैक्टिकल, फ्लोरिश इन डाइवर्स वर्क प्लेसेस। इन्हें आप कहीं भेज दीजिए, ये जाने को तैयार रहते हैं। तो सबके अपने अपने ट्रेड्स हैं, सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं, इसीलिए अब एम्प्लॉय वेलबीइंग या एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय वेलफेयर, इन सबको डिफरेंट क्लास के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय मिक्स के साथ समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं 3 क्लास ऑफ जेंडर, क्योंकि जो मेन सोर्स है अब वो फीमेल का बढ़ता जा रहा है। तो मेरे यहाँ मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर का रेशो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आई है, ट्रांसजेंडर को भी एम्प्लॉयमेंट देने की बात चल रही है, तो कहीं कहीं ये भी, और इनकी नीड बिल्कुल अलग होगी, तो इनका भी एम्प्लॉय मिक्स में कंट्रीब्यूशन अब आ सकता है। बात करते हैं टाइप ऑफ एम्प्लॉयज की। एवरी थिंग एन एम्प्लॉयर शुड नो, एम्प्लॉय के बारे में कि वो मेरा एम्प्लॉय
क्या है, किसकी एजुकेशन है, किस बैकग्राउंड से आया है, उसका कल्चर क्या है, उसके इथिक्स क्या है, उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो उसके लिए आपको टाइप ऑफ एम्प्लॉय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सभी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बचे हैं। उसके लिए सबसे पहला है फुल टाइम मेरे पास एम्प्लॉय कितने हैं, उनका वेलफेयर कुछ अलग होगा। मेरे पास पार्ट टाइम एम्प्लॉयज कितने हैं जिन्हें मैं एज पर नीड बुलाता हूं। मेरे पास फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्परेरी एम्प्लॉय कितने हैं। मेरे पास लीज्ड या लेबर हायर्ड एम्प्लॉयज कितने हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज भी कहते हैं। मेरे पास जॉब शेयर एम्प्लॉयज कितने हैं, मेरे पास गिग वर्कर्स कितने हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस बदलती जा रही हैं। वाई एम्प्लॉय वेलफेयर नीड्स इम्प्रूवमेंट, इसकी जरूरत क्या पड़ गई है, ये क्वेश्चन पैदा होता है। फॉर एम्प्लॉयर्स द कॉस्ट ऑफ एब्सेंटीज इज वेरी हाई। आज भी एब्सेंटीज की कॉस्ट किसी भी सेक्टर में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है चाहे वो सर्विस सेक्टर है, वो बहुत अधिक है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, अभी 2020 में कोरोना के टाइम में वर्क प्लेस स्ट्रेस पर एक सर्वे हुआ था, क्योंकि तब सब लोग अपने घरों में बहुत अपनी केयर करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, ट्रांसपोर्टेशन के साथ लिमिटेड हो गए थे, ऑर्गेनाइजेशंस को रन करना जरूरी था। तो उस बीच में जो सर्वे किया गया उसमें बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आए थे, और उस सर्वे में 79% ऑफ वर्कर्स रिपोर्ट दैट दे आर स्ट्रेस्ड एट वर्क, वो अंडर स्ट्रेस काम कर रहे हैं। उसके मेजर रीजन क्या थे, तब इस पर एम्प्लॉय वेलफेयर पर बहुत काम हुआ, और तब से जो एम्प्लॉय वेलनेस की स्कीम्स नई नई आई हैं, जो एम्प्लॉयर्स का माइंडसेट चेंज हुआ है, और जो इन ग्लोबल इम्पैक्ट नजर आने लगा है, मेजर सोर्स यहां से शुरू होता है। इस स्टडी को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, यह सब जगह मिलती है, एम्प्लॉयर चाहकर भी इसे कम नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ लोग अपनी पॉकेट्स में काम करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट की पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, कुछ बॉस सबॉर्डिनेट की में, कुछ पीयर्स की में, कुछ मेल फीमेल में, कुछ और बहुत सारे रीजन्स हैं। दूसरी है बुलिंग एंड हरासमेंट। आपको जब से 2013 से पॉश का आया है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तब से उसके केसेस बहुत बढ़ गए हैं। उसकी कहीं वास्तविकता है और कहीं वो हरासमेंट के नाम पर भी बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 3 है पुअर कम्युनिकेशन, क्योंकि हाइब्रिड में या वर्क फ्रॉम होम में कम्युनिकेशन बहुत पुअर हो जाता है, और जितना एम्प्लॉय और उसके बॉस के बीच या उसके सुपरवाइजर के बीच कम्युनिकेशन कम होगा, उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कम्युनिकेशन से ही सॉल्व हो सकती हैं। नंबर 4 है वर्किंग लॉन्ग आवर्स, क्योंकि कोरोना के टाइम में या अभी भी 12 घंटे काम लेना अब या 12 घंटे काम करना आवश्यक सा हो गया है। आज मैं बैंकिंग सेक्टर में देखता हूं, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उनमें भी स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि लोग रात को 9 बजे तक बैठकर बैंकों में काम करते हैं। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को तो छोड़ ही दीजिए, मैं यहां किसी बैंक का नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर रीजंस। अदरवाइज कुछ बैंक तो शाम को 8 बजे तक अपना राइट मानते हैं एम्प्लॉय से काम लेना। तो अभी वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक लोगों के दिमाग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है कि नए रूल्स में 12 घंटे काम कराया जा सकता है। उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। वह 48 आवर्स या फिर आपको उनका जो वीकली ऑफ है वो 3 दिन का होगा या 2 दिन का होगा, वह समझने का इशू है, लेकिन उसका मिसयूज वर्क प्लेस पर बढ़ गया है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय वेलफेयर को समझना बहुत आवश्यक है। लैक ऑफ डायरेक्शन। नंबर 6 है पुअर रिलेशनशिप विद मैनेजर। आज क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव युग में इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया है कि हम अपने काम के लिए अपने सबऑर्डिनेट को या अपने पीयर को, कभी कभी अपने बॉस को भी कभी कभी हम डिच कर जाते हैं। तो जो रिलेशनशिप है वह अब पुअर होती जा रही है। पहले जैसी केयर करने वाले, क्योंकि एक तो अब वर्क फ्रॉम होम हो गया या वर्क फ्रॉम हाइब्रिड कल्चर में चले गए हम, लेकिन रिलेशनशिप उतना ही टूटता जा रहा है। जहां रिलेशनशिप स्ट्रांग है वहां ये प्रॉब्लम्स कम है, लेकिन जहां रिलेशनशिप
कम होती जा रही है, वहां ये स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए नई नई स्कीम इजहाद की जा रही हैं। नंबर 7 है अनसेफ वर्किंग कंडीशंस। नंबर 8, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेज टू इंप्रूव द एम्प्लॉय वेलफेयर। हम किस तरह से अब एम्प्लॉय वेलफेयर को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उसका नया वर्जन ला सकते हैं। क्योंकि अब एम्प्लॉय मिक्स मेरी समझ में आ गया, जब मैंने इतना अपना एचआर एनालिटिक्स से अपने एम्प्लॉय का डेटा निकाल लिया, तो यहाँ एचआर एनालिटिक्स टूल का यूज कर मैं अब उनमें यह भी देखूंगा कि मैं किस तरह से एम्प्लॉय वेलफेयर को इंप्रूव करूं। नंबर 1, कंडक्ट रेगुलर सर्वेज, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय क्या चाहता है, मैं उनके एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाल दूं ताकि मुझे ये पता चल जाए कि किस तरह का वेलफेयर मुझे अब नीडेड है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे में ही इन सब क्वेश्चंस को डाला जा सकता है। नंबर 2 है कंडक्ट रेगुलर रिस्क असेसमेंट, यह भी बहुत जरूरी है, यह सर्वे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। नंबर 3 है एंश्योर यू कंप्लाई विद द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जो कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉ है वह 100% होना चाहिए इन लेटर ऑफ स्पिरिट। कुछ लोग केवल आज भी कंप्लायंस ऑन पेपर कर रहे हैं, कंप्लायंस बाय थ्रेट कर रहे हैं कि मुझे नोटिस नहीं आना चाहिए, बाय लेटर एंड स्पिरिट आज भी कंप्लायंस नहीं है। तो यदि आप 100% कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉज इन लेटर एंड स्पिरिट करेंगे तो यह आपकी एम्प्लॉय वेलबीइंग को, एम्प्लॉय वेलफेयर को बहुत ऊपर बढ़ा देगा। नंबर 4 है ट्रेन योर एम्प्लॉयज। आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कीजिए ताकि जो उनकी जो न्यू स्किल्स है उसके लिए लर्निंग और रीलर्निंग के कोर्स कराइए, नॉलेज अपडेशन के, स्किल अपग्रेडेशन के कोर्स कराइए। यह सब काम मेरी ऑर्गेनाइजेशन करती है, आपको आवश्यकता है तो आप वीके डायनामिक लीडरशिप सेंटर से संबंध स्थापित कर सकते हैं। नंबर 5 है ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए ताकि वह अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार अपने काम को अंजाम दे सके और आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सके, क्योंकि अब हायर प्रोडक्टिविटी इज ए मेन इशू नाउ। जिनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है वही ऑर्गेनाइजेशन अब सस्टेन करेंगी, अदरवाइज वर्क प्रेशर और कंपटीशन दोनों इतना बढ़ता जा रहा है कि अब विदाउट हायर प्रोडक्टिविटी वी कैन नॉट सस्टेन अवर बिजनेसेस। नंबर 6 है ऑफर हेल्थ एंड वेलबीइंग प्रोग्राम्स। आप मैक्सिमम एम्प्लॉय को एम्प्लॉय हेल्थ और वेलबीइंग प्रोग्राम्स ऑफर कीजिए, जैसे मैंने अभी कुछ आपको स्कीम एग्जाम्पल के तौर पे बताई, उसके अलावा और बहुत सारी हैं जिनको आप अपने यहाँ लागू अपनी परिस्थितियों में कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू वेलफेयर इनिशिएटिव्स कंसीडर सेंडिंग कंटेंट इन द फॉलोइंग वेज, कि उसे पता कैसे चले कि मेरे यहाँ कुछ एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम है, उसका मैं बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ। उसके तरीके हैं। नंबर 1, सेंड इंफॉर्मेशन इन पॉपअप्स एंड अलर्ट। आप अपने एम्प्लॉय को भेजिए, क्योंकि अब आप एक वर्क प्रोमाइसेज में तो काम करते नहीं, अब आपकी डिफरेंट लोकेशन है, वो ज्योग्राफिकल अलग हो सकती हैं, वो किसी और कारण से भी अलग हो सकती हैं। दूसरा है यूज स्क्रॉलिंग डेस्कटॉप टिकर्स टू सेंड पीपल टू डिटेल्ड कंटेंट ऑन द इंटरनेट। आज क्योंकि इंटरनेट का जमाना है तो आप इंटरनेट पर या व्हाट्सएप पर अपने एम्प्लॉय को, जिनकी भी आवश्यकता है, उनको ये स्क्रॉलर भेजिए ताकि वो उसको पढ़ते रहें, उसको समझ सकें। तो जितना आप इन चीजों को कंफर्ट जोन में ले जाएंगे, ईज पर ले जाएंगे, उतना इनका बेनिफिट ज्यादा होगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं लेकिन एम्प्लॉय को पता ही नहीं है। मैं ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कई बार बात कर चुका हूं। नंबर 3 है हैव वेलफेयर इशू एंड इनिशिएटिव्स इंक्लूडेड एज स्टैंडिंग आइटम ऑन टीम मीटिंग एजेंडा। जब भी आप टीम से मीटिंग करें, ऑफिशियल मीटिंग ऑफिशियल काम के लिए बहुत बार होती हैं, उस टाइम कुछ वेलफेयर एजेंडा भी रखिए ताकि आपका कम्युनिकेशन उनके द्वारा कंप्लीट हो सके। नंबर 4 है इंक्लूड ए रेगुलर वेलफेयर टिप
एंड कंपनी न्यूज़लेटर्स। आजकल हर चीज इंटरनेट पर सॉफ्ट कॉपी में इजीली आप अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि सभी के पास मोबाइल फोन है, सभी के पास व्हाट्सएप है, सभी के पास इंटरनेट है, आप उनको रेगुलर भेजिए ताकि वो उनको पढ़ें। और उसमें ऐसे टेक्नोलॉजी यूज की है, किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा, कितने सीरियसली पढ़ा, सीरियस का मतलब है किसने केवल उसको स्क्रॉल किया और छोड़ दिया, किसने उसको कितनी देर तक पढ़ने की कोशिश की, यह सब डेटा आपके पास आना चाहिए। मैं बहुत सारी कंपनियों में जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं उनमें देखता हूं कि लोग अपना लैपटॉप खोल देते हैं और उसके बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ऐसे ही एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स को लोग स्क्रॉल तो करते हैं लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहते हैं। नंबर 5 है स्टार्ट कन्वर्सेशंस अबाउट हेल्थ एंड वेलफेयर इश्यूज ऑन योर कॉर्पोरेट सोशल मीडिया। जो कंपनी का कॉर्पोरेट सोशल मीडिया है वो मैगजीन्स हो सकती हैं, पीरियोडिकल्स हो सकते हैं, पॉपअप्स हो सकते हैं, स्टैंडीज हो सकती हैं, या पोस्टर्स हो सकते हैं, होर्डिंग्स हो सकते हैं, जो भी तरीके हैं उनमें इन सब चीज़ों की बात कीजिए कि कंपनी नया क्या कर रही है या अपग्रेडेशन क्या कर रही है। नंबर 6 है यूज कस्टम स्क्रीन सेवर्स, कॉर्पोरेट वॉलपेपर्स, डिजिटल साइनेजेस, डिस्प्ले एंड रिमाइंड पीपल अबाउट वेलफेयर स्कीम्स। उन्हें बार बार रिमाइंड कीजिएगा, कभी कभी पूछिएगा भी, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एक सर्वे के साथ साथ कुछ इसमें जो एम्प्लॉय वेलनेस स्कीम्स हैं उनको नो योर वेल एम्प्लॉय स्कीम्स करके कुछ कभी कभी कंपटीशन कीजिए ताकि लोग समझें और उनको ओपनली अवार्ड दीजिए। नंबर 7 है क्रिएट पोस्टर्स फॉर स्टाफ ब्रेक रूम्स एंड अदर कॉमन एरियाज। जहां कैंटीन है वहां कैंटीन में, रेस्ट रूम है रेस्ट रूम्स में, या जहां आपके और कॉमन प्लेसेस हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं, उन सब में इनको पेस्ट कीजिए, चस्पा कीजिए ताकि लोग इनको समझ सकें। नंबर 8 है सेंड सर्वे पोल्स एंड क्विजेस अबाउट वेलफेयर इश्यूज विच ऑल्सो हेल्प यू गैदर डेटा। ये आपको इकट्ठा करने का, उनको नए न्यू डिजाइन करने का, एम्प्लॉय नीड समझने के कुछ तरीके हैं जिनको आप अपने यहाँ यूज कर एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स को और बेहतर बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और आज यदि हम इतना नहीं करेंगे तो अब एम्प्लॉय वेलफेयर केवल वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वाले तरीके से काम नहीं चलेगा। आज एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स के लिए एचआर डिपार्टमेंट को सीरियसली काम करना पड़ेगा। अब केवल ये वेलफेयर ऑफिसर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं तो आप ना तो एम्प्लॉय रिटेंशन कर पाएंगे, ना अपनी वर्क कल्चर इफेक्टिव बना पाएंगे, और ना ही वर्क प्लेस पर आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाएंगे। मैं आपको फिर 3 चीजें बता दूं, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन एंड इथिकल वर्क कल्चर इंप्रूवमेंट, या इनकलकेटिंग इफेक्टिव वर्क कल्चर। तो ये सब चीजें करने के लिए आपको अब एम्प्लॉय वेलफेयर इंडिया में बढ़ाना आवश्यक है। अब इंडिया का एम्प्लॉय पुरानी अपनी ना तो स्किल सेट पर काम कर रहा है, क्योंकि ऑटोमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन या डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि अब हर एम्प्लॉय को अपने आप को अपग्रेड करने के लिए समय चाहिए, और यदि वह नहीं कर पा रहा है तो वह कोप अप नहीं कर पा रहा है। तो इन चीजों को ठीक से करने के लिए जो मैं स्कीम सजेस्ट कर रहा हूं, इनकी डेप्थ को समझिए। नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। इनके क्या मेजर बेनिफिट्स हैं। वैसे तो बहुत बेनिफिट्स हैं, हम इतनी देर से उन्हीं की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जहां एम्प्लॉय फील करता है अप्रिशिएटेड, उसको लगता है कि मेरी बेसिक नीड्स पूरी की जा रही हैं, तो वह ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसका जो मोरल है वो हाई रहता है, और हाई मोरल में आदमी कुछ भी कभी भी रूल से ज़्यादा करने को भी तैयार रहता है। दूसरा है इसका है रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर। यह आपकी जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है उसको बहुत कम करता है।
Happy employees are less likely to leave their jobs, which can lead to reduced staff turnover and increase stability within the company. तो जो एम्प्लॉय रिटेंशन की प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि आपका जब एम्प्लॉय आपके साथ खुश है तो वह छोड़ने की बात नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशंस में एक बात की जाती है, मैनेजर डू नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशंस, दे लीव देयर बॉसेस। तो वो ठीक करने के लिए भी कुछ हमको काम करना होगा। नंबर 3 हम बात कर रहे हैं एनहांस्ड कंपनी इमेज, कि आज भी कुछ कंपनियों की इमेज जहां जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जॉब एनरिचमेंट नहीं है। आप वेलफेयर के साथ करिएगा, लेकिन उन चीजों को भी एम्प्लॉय वेलफेयर से जोड़िएगा। जैसे मैंने जॉब एनरिचमेंट में आपकी बात की, हायर एजुकेशन के लिए फ्री लोन, या हायर एजुकेशन के लिए हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड या और किसी, जैसे इंडिया में IIMs करने लगे हैं या एक्सेलराई करता है, तो जितने भी जो प्रोग्राम्स जहां होते हैं अपने एम्प्लॉय को लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम में भेजिए। वह एक आज एम्प्लॉय वेलनेस का एक अच्छा तरीका गिना जाने लगा है। नंबर 4 है कॉस्ट सेविंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग द एम्प्लॉय वेलफेयर कैन एक्चुअली सेव द कंपनी मनी इन द लॉन्ग रन, दो डिक्रीज स्टाफ टर्नओवर एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। इन दो चीजों से ही निकल आती है, क्योंकि नया एम्प्लॉय रिक्रूट करना और उसे अपने कल्चर में डेवलप करने में बहुत सारा खर्चा और टाइम दोनों लगता है। नंबर नेक्स्ट है गेन द कॉम्पिटिटिव एज, क्योंकि यदि आपके पास स्किलफुल रिसोर्स आपने रिटेन कर रखा है तो आप जब भी मार्केट में कोई भी नया काम आएगा तो आप कॉम्पिटिटिव होकर उस काम को प्रोडक्टिविटी के साथ इन टाइम पूरा कर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर 6 है अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट। जिन कंपनियों की गुडविल, जिन कंपनियों की इमेज, जिन कॉरपोरेट इमेज बहुत बढ़िया मानी जाती है, वहां टैलेंट खुद अट्रैक्ट होता है। मैं बहुत सारी कंपनियों के रिक्रूटमेंट टीम का हिस्सा हूं। जब हम कभी कैंपस रिक्रूटमेंट करने जाते हैं तो वहां बहुत सारे जो कैंपस के बच्चे हैं वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरव्यू को ही अटेंड नहीं करते, वो पहले ही मना कर देते हैं, वी विल नॉट ज्वाइन दिस कंपनी बिकॉज ऑफ देयर इमेज। तो कई बार जो अच्छी कॉरपोरेट इमेज है वो बिल्ड करने में आपके ये एम्प्लॉय वेलफेयर या एम्प्लॉय वेल बीइंग या एम्प्लॉय की जो रिटेंशन की स्कीम्स हैं, ये आपकी इमेज को बढ़ाती हैं, कंपनी की गुडविल को बहुत बड़ा करती हैं, ब्रांड बिल्डिंग करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ब्रांड इमेज को मार्केट में डेवलप करती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप करके बेनिफिट ले सकते हैं। हाउ डू यू इम्प्रूव एम्प्लॉय वेल बीइंग्स, इन चीजों को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके भी कुछ तरीके हैं। जो मैंने कुछ किए हैं उनको मैं यहाँ, जो मैंने इंक्लूड किए हैं उनकी मैं बात करता हूं। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एन एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, आप अपने यहाँ एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम कराते रहिए। लोग जो ट्रेनिंग को इन्वेस्टमेंट की जगह एक्सपेंस मानते हैं वहां ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्चुअली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर द इन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉयज, दैट इज नॉट एक्सपेंस। ये मैनेजमेंट को या जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं उनको या जो अभी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है उनको समझना आवश्यक है। नंबर 2, इंट्रोड्यूसिंग फ्रेंडली फिटनेस चैलेंजेस बिटवीन स्टाफ। ये आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि एम्प्लॉय फिटनेस पर काम ज्यादा किया जाए। प्रोवाइडिंग वेल बीइंग बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स सच एज जिम मेंबरशिप, एक्सेस टू एप्लीकेशंस, डिस्काउंटेड हेल्थ केयर, क्लब मेंबरशिप एक्सेट्रा। नंबर 4 है अपॉइंट हेल्थ एंड वेल बीइंग लीडर्स। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी ये लीडर्स आप अपॉइंट कीजिए। आप जिम में जिम एक्सपर्ट लाइए, या माइंडफुलनेस के जो प्रोग्राम कराते हैं, स्ट्रेस रिमूवर के जो प्रोग्राम कराते हैं, उन सब में अच्छे ट्रेनर्स को ढूंढिए जो आपकी एम्प्लॉय के मोरल को बूस्टअप कर सकें। तो ये सब प्रोग्रामों में इन्वेस्ट करना आवश्यक है। नंबर 5 करते हैं हम
एंश्योरिंग योर वर्क प्लेस इज सेफ, आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि मेरा जो वर्क प्लेस है वो 100% सेफ है, सुरक्षा की गारंटी दीजिए। नंबर 6 है होल्ड वेलबीइंग वर्कशॉप्स, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप वर्कशॉप कराइएगा, यह इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नॉट एक्सपेंस, बार बार करते रहिएगा। जितना ज्यादा आप एम्प्लॉय वेलफेयर पर अब इन्वेस्ट करेंगे उतनी हायर रिटर्न्स आपको एम्प्लॉय से मिलेगी। नंबर 7 हम बात कर रहे हैं प्रोवाइडिंग योर एम्प्लॉयज विद एक्सेस टू हेल्थी फूड, जितना हो सकता है आप अपने एम्प्लॉयज को हेल्दी फूड अपनी कैंटीन से या जो भी आप रिसोर्स अपना सकते हैं, जिस तरह से भी अपना सकते हैं उस तरह से प्रोवाइड कराइएगा। नंबर 8 है ऑफरिंग जेन्युइन फ्लेक्सिबल ऑप्शंस, अब आप वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी की, वर्क फ्लेक्सिबिलिटी की, हाइब्रिड वर्क कल्चर की, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क कल्चर की बातें एक्सेप्ट कीजिए, उनको यूज कीजिए, एम्प्लॉय की नीड को समझिए, उस हिसाब से आप अपनी एम्प्लॉय वेलबीइंग पॉलिसीज डिजाइन कीजिए। आपके बिजनेस की नीड मुझसे ज्यादा आप समझते हैं, हम केवल मदद कर सकते हैं।